हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शंस लॉ इन इंडिया के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्शन लॉ एक प्रकार का डिसिप्लिन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस में फॉल करता है। बेसिकली 1950s के बाद बहुत सारे लॉ बनाए गए जिसकी वजह से इलेक्शन हेल्ड होने लगे इंडिया के अंदर। ओवरव्यू देखें तो बेसिकली इलेक्शन शांतिपूर्वक इंडिया के अंदर हो जाएं तो इंडिया के अंदर 3 लॉ पास किए गए। First law, Representation of People Act 1950. Second is Representation of People Act 1951. And third is Delimitation Act 2002. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले लॉ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा लॉ आता है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। Basically, Article 81 and 170 of the Constitution of India lay down the maximum number of seats in Parliament and Legislative Assembly and also certain principles to be followed. Basically, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो बेसिकली बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 81 और आर्टिकल 170 कहता है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अलॉट हो सकती हैं पार्लियामेंट में और पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसी के साथ साथ allocating seats in the house among the states and the state legislative assembly, but have left the actual allocation of such seats can provided by the law. बेसिकली इसी के साथ साथ ये ऐसे प्रिंसिपल्स भी बताते हैं कि किस प्रकार से सीट्स का एलोकेशन करना चाहिए हाउस ऑफ कॉमन्स में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। Thus, the Representation of People Act 1950 was enacted to provide the allocation of seats. तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल मोटिव समझें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, तो बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स, मतलब किस प्रकार से सीट्स एलोकेट होती हैं और कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होनी चाहिए हमारी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट्स आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहला पॉइंट है ये हेल्प करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स हमारी लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। सेकंड, डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेसिकली ये मैक्सिमम नंबर एक फिक्स कर देता है, तो एक प्रकार से ये डिलिमिट कर देता है नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट, असेंबली एंड काउंसिल्स। थर्ड, इलेक्शन ऑफिसर लाइक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर एंड सो ऑन। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे इलेक्शन ऑफिसर्स आते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन। अब अगला पॉइंट है इलेक्टोरल रोल्स फॉर पार्लियामेंट, असेंबली एंड काउंसिल। अब बेसिकली ये इलेक्टोरल रोल्स भी प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट के लिए, असेंबलीज के लिए एंड काउंसिल्स के लिए। अब हमारा लास्ट थर्ड पॉइंट है दैट मैनर ऑफ फिलिंग द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी। और ये भी कहता है किस प्रकार से हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। Local authorities for purpose of election to the state legislative council bearing jurisdiction of civil code। अब बेसिकली आखिरी पॉइंट है ये बेसिकली जो सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन होता है उसको बैन कर देता है। तो दोस्तों इस हम स्लाइड में अब डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो बेसिकली ये जो ये एक्ट है डिड नॉट कंटेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन। बेसिकली ये जो एक्ट है कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्कस नहीं करता है। ये बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स, delimitation of constituencies for the purpose of election in House of Peoples and Legislative Assemblies। और इसके साथ साथ ये क्वालिफिकेशन, क्या क्या वोटर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जो इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं, और इलेक्टोरल रूल्स के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। अब इसी में आगे चलते हैं दोस्तों, द प्रोविजन फॉर द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड क्वालिफिकेशन। अब इसी के साथ साथ दोस्तों ये भी डिस्कस करता है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऐसे व्यक्ति जो इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं। The corrupt practices and other election offense and the decision of election were all left made in the subsequent measure। लेकिन दोस्तों इसमें एक खामी थी, जैसे कि करप्ट प्रैक्टिसेस और अदर इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस इसमें ऐड नहीं किए गए थे।
अब इसके अंदर कुछ प्रोविजंस आते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंटली अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये हेल्प करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में। जनरल इलेक्शन की नोटिफिकेशन इसी एक्ट के हेल्प से जारी की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, और ये बेसिकली अपॉइंट करता है मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर किया जाता है, इलेक्शन को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, इलेक्शन के रिगार्डिंग जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, उनको सॉल्व करता है, करप्ट प्रैक्टिस और इलेक्ट्रिक ऑफेंसेस में ये भाग लेता है, और कोई जो इलेक्शन ऑफेंस कर रहा है तो उनको पनिशमेंट भी देता है। तो दोस्तों, इलेक्शन लॉ के अंदर हमारा जो तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, दैट इज डीलिमिटेशन एक्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म की गई, और जिसका जो कि वर्क करती थी बाय कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर बेसिकली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और रिस्पेक्टिव स्टेट के कमिश्नर्स थे। अब है क्या, आर्टिकल 82 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो बेसिकली आर्टिकल 82 से लेकर 170 हर स्टेट को रीएडजस्टमेंट और स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करने की पावर देता है on the basis of 2008 census by such authority in such manner पार्लियामेंट में बाय लॉ एंड डिटरमाइन। और 2001 सेंसस के द्वारा पार्लियामेंट अपने लॉ के द्वारा किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिटरमाइन कर सकती है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो अबाउट द इलेक्शन लॉ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, एंड राधे राधे फ्रेंड्स।